दोस्तों, सदियों से इंसानों को ये लगता आया था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 प्लैनेट्स हैं, यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानों की सोच को बदल कर रख दिया। हमें सोलर सिस्टम में एक नया प्लैनेट मिला जो बना हमारा 7th प्लैनेट, यानी यूरेनस। दोस्तों, यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है और ये सबसे ठंडा है। इनफैक्ट नेपच्यून यूरेनस से भी ज़्यादा दूर है, बट फिर भी यूरेनस नेपच्यून से ज़्यादा ठंडा है। यूरेनस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसने अपने अंदर काफ़ी राज छुपा रखे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो यूरेनस को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम यूरेनस के बनने से लेकर उसके डिस्कवर होने तक की कंप्लीट स्टोरी जानेंगे और साथ ही साथ यूरेनस के कुछ अजीबोगरीब राजों से भी पर्दा उठाएंगे। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर हमें यूरेनस की कहानी को जानना है तो हमें इसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि यूरेनस की कहानी शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि पहले लोगों को यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 प्लैनेट्स हैं, यानी अर्थ के अलावा 5 प्लैनेट्स और हैं। तो लोग ऐसा क्यों समझते थे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले यानी एंशिएंट टाइम्स में लोगों को सिर्फ 5 प्लैनेट्स का पता था: मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। अब क्योंकि उस टाइम पर कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं थी तो लोगों को ये प्लैनेट एक स्टार की तरह आसमान में दिखाई देते थे। अब बाकी स्टार्स तो एक जगह पर फिक्स दिखाई देते थे, लेकिन ये जो 5 स्टार्स थे ये फिक्स नहीं थे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इसीलिए उस टाइम के लोग इन्हें वैंडरिंग स्टार समझते थे, यानी ऐसे स्टार्स जो घूमते रहते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम तक लोग इन्हें एक स्टार ही समझते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ लोगों को ये समझ आ गया कि ये कोई स्टार्स नहीं बल्कि अर्थ की तरह के प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। क्योंकि 1610 तक गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप भी बना ली थी जिससे पहली बार लोग इन प्लैनेट्स को क्लियरली देख पाए। तो लोगों को अब ये समझ आ गया कि ये कोई स्टार्स नहीं बल्कि प्लैनेट्स हैं, बट उन्हें अभी भी यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ यही 5 प्लैनेट्स हैं और सैटर्न आखिरी प्लैनेट है। लोग इस बात से अनजान थे कि सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स छुपे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1781 तक। दोस्तों, 1781 में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्शल। हर्शल वैसे तो एक म्यूजिशियन थे, लेकिन उन्हें एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने खुद की एक टेलीस्कोप बना ली जो उस टाइम के बाकी टेलीस्कोप से काफ़ी बड़ी थी और ज़्यादा पावरफुल भी थी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप से आसमान को देखा तो उन्हें एक नया स्टार दिखा जो वैंडर कर रहा था। अब यहाँ से शुरुआत हुई उस चीज़ की जिसने हिस्ट्री बदल कर रख दी। दोस्तों, पहले तो हर्शल को ये लगा कि ये कोई कॉमेट है, क्योंकि उस टाइम सैटर्न को आखिरी प्लैनेट समझा जाता था। तो हर्शल को ये ख्याल ही नहीं आया कि ये कोई नया प्लैनेट भी हो सकता है। तो हर्शल ने देखा कि वो स्टार मूव तो कर रहा है, बट जिस तरीके से वो मूव कर रहा था कॉमेट्स वैसे मूव नहीं करते। तो हर्शल ने अपनी ये डिस्कवरी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखी और जब उन्होंने स्टार के ऑर्बिट को कैलकुलेट किया तो वही हुआ जिसका डर था। ये स्टार सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स करते हैं, यानी हमें सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट मिल गया जिसे हम आज यूरेनस कहते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे 7th प्लैनेट का नाम यूरेनस है, लेकिन ये नाम कैसे और क्यों रखा गया, इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, 1781 में यूरेनस डिस्कवर तो हो चुका था, लेकिन इसका नाम रखना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि ये पहला प्लैनेट था जो हमने डिस्कवर किया और वो भी एक टेलीस्कोप से। अब क्योंकि ये प्लैनेट विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था तो उन्होंने इसका नाम रख दिया जॉर्जियम साइडस, यानी जॉर्ज का स्टार। जॉर्ज 3 उस टाइम इंग्लैंड के राजा थे, तो हर्शल ने ये नाम अपने राजा के ऑनर में रखा था। हर्शल को लगा कि ये नाम रखना ठीक होगा और अगर राजा खुश हो गए तो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब किंग को ये पता चला कि न्यू प्लैनेट का नाम उनके नाम पर रख दिया गया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो खुद भी एक एस्ट्रोनॉमी लवर थे। तो जब किंग को ये बात पता चली तो उनके अल्फाज ये थे: He has discovered a new world and he has dedicated it to me, यानी उसने एक नई दुनिया ढूंढी और वह दुनिया उसने मेरे नाम कर दी। तो किंग हर्शल के इस फैसले से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और होते भी क्यों ना, क्योंकि ये वो टाइम था जब किंग्स अपने ट्राइब्यूट के लिए अपने पुतले बनवाया करते थे। तो जब इतना बड़ा ट्राइब्यूट किंग को फ्री में मिल गया तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हर्शल को स्पेशली मिलने बुलाया और उसे बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स दिए, जैसे एक घर, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी और ईयरली 200 यूरो की सैलरी, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। यानी हर्शल की लाइफ बिल्कुल बदल गई और वो एक रॉयल लाइफ जीने लगा।
तो ये सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स इस बात से नाराज थे कि इस प्लेनेट का नाम किंग के नाम पर क्यों रखा गया। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी एक इंटरनेशनल साइंस है, तो किसी एक कंट्री के किंग के नाम पर प्लेनेट का नाम रख देना काफ़ी अनफेयर लगता है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने इस नेम को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उन्होंने इस प्लेनेट के लिए अलग अलग नेम्स सजेस्ट किए। जैसे एक साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि इस प्लेनेट का नेम हर्षली रख देना चाहिए, क्योंकि जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी हम गैलीलियन मून्स कहते हैं, क्योंकि वो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। अब बात में लॉजिक ज़रूर था, लेकिन फिर भी ये नाम इस प्लेनेट के लिए परफेक्ट नहीं था। तो हुआ ये कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योहान बोर्ड। उन्होंने इस प्लेनेट को एक ऐसा नेम दे दिया जिसे हम आज तक जानते हैं, यानी यूरेनस। अब ये नाम इस प्लेनेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर यूरेनस एक ऐसे गॉड का नाम था जो सैटर्न का फादर था और जुपिटर का दादा। यानी ये नाम मैथोलॉजिकली भी परफेक्ट था और इससे एक ग्रीक फैमिली ट्री भी बन रहा था जो एस्ट्रोनॉमी में सेंस बनाता है। तो ये नाम इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ। लेकिन 70 साल बाद, जी हाँ, इस नाम को एक्सेप्ट होने में पूरे 70 साल लग गए। और वो इसलिए कि जब तक किंग जॉर्ज 3 जिंदा थे तब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस प्लेनेट को कोई और नाम दे पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये किंग की इंसल्ट समझी जाती। तो हुआ ये कि जैसे ही किंग की डेथ हुई तो लोगों ने इस प्लेनेट को ओपनली यूरेनस बोलना शुरू कर दिया और तब से ये नाम इतना पॉपुलर हुआ कि ये आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, यूरेनस पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। जब पहली बार नासा का एक स्पेस क्राफ्ट वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरा तो उसने यूरेनस पर -224 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जो पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट का नहीं है। इनफैक्ट नेपच्यून यूरेनस से भी ज़्यादा दूर है, बट फिर भी यूरेनस नेपच्यून से ज़्यादा ठंडा है। यूरेनस का टेम्परेचर इतना लो है कि अगर कोई ह्यूमन यूरेनस पर जाए तो वो 1 सेकेंड से भी पहले फ्रीज हो जाएगा, उसके ब्लड सेल्स सॉलिड आइस बन जाएंगे और ये इतना लो टेम्परेचर है कि ये आपकी हड्डियों तक को भी जमा कर रख देगा। तो यूरेनस आखिर इतना ठंडा क्यों है? दोस्तों, वैसे तो यूरेनस के ठंडा होने की बहुत सारी रीजंस बताई जाती हैं, बट जो मेन रीज़न वाइडली एक्सेप्ट हुई वो है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एक मैसिव प्लैनेट जिसका साइज़ अर्थ से भी 2 से 3 गुना बड़ा था आकर यूरेनस से टकराया, जिससे एक तो यूरेनस टिल्ट हो गया और दूसरा इसने अपनी इंटरनल हीट खो दी। यानी ये कोलिजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने यूरेनस के इंटरनल हीट सोर्स को ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, लेकिन शायद ही कोई चीज़ यूरेनस से ज़्यादा अजीब होगी, क्योंकि ये प्लैनेट सीधा ही नहीं है। जहाँ बाकी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर थोड़े बहुत ही टिल्ट हैं, वहीं यूरेनस का टिल्ट 98.7 डिग्रीज है, जो इसे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे टिल्टेड प्लैनेट बनाता है। जहाँ बाकी प्लैनेट्स सन के गिर्द नॉर्मली घूमते हैं, वहीं यूरेनस सन के अराउंड कुछ ऐसे घूमता है, और इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। अब यूरेनस तो सन के अराउंड एक लट्टू के जैसे घूमता है, तो सोचने वाली बात यह है कि इसके मून्स कैसे घूमते होंगे। दोस्तों, जैसे हमारी अर्थ के पास अपना एक मून है, ऐसे ही यूरेनस के पास भी है, बट एक नहीं बल्कि 28। जी हाँ, हम अब तक यूरेनस के पूरे 28 मून्स देख चुके हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, जैसे मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबरॉन। ये यूरेनस के 5 मेजर मून्स हैं, जिनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिरांडा सोलर सिस्टम का सबसे अगली मून है और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पर ये फट गया था और फिर दोबारा जुड़ा। एरियल यूरेनस का एक आइसी मून है जिसकी सरफेस पर बहुत कम गड्ढे हैं, यानी ये मून ज़्यादा ओल्ड नहीं है और हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि इस मून पर आइस वोल्केनोज हैं, यानी ऐसे वोल्केनोज जिनसे बर्फ़ निकलती है। अम्ब्रियल यूरेनस का सबसे डार्केस्ट मून है जिसकी सरफेस काफ़ी डार्क मटेरियल से बनी है। ऐसा माना जाता है कि ये मून अंदर से डेड है। टाइटेनिया, अब इसके नाम से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है। टाइटन किसी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो साइज़ में बहुत बड़ी हो और बहुत पावरफुल भी हो, यानी सीधा सीधा कहा जाए तो टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा मून है और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर एक लिक्विड ओशन छुपा है। ओबरॉन, यूरेनस के इस मून पर हमें सबसे ज़्यादा गड्ढे देखने को मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसका इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा होगा। तो ये तो मैंने मोटा मोटा इन मून्स के बारे में बता दिया, बट इनकी कंप्लीट स्टोरी हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि यूरेनस सन के अराउंड एक लट्टू के जैसे घूमता है, तो इसके मून्स भी इसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में यूरेनस मूव करता है ठीक उसी डायरेक्शन में इसके मून्स भी इसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यूरेनस के साइज़ की, तो ये बहुत ही बड़ा प्लैनेट है।
इसकी चौड़ाई अर्थ से 4 गुना ज़्यादा है और इनफैक्ट ये इतना बड़ा है कि अगर इसे अर्थ से भरा जाए तो इसमें पूरी 63 अर्थ फिट आ सकती है। वेल, ये तो हो गया यूरेनस का साइज। बाकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यूरेनस सबसे ठंडा प्लेनेट है, तो ऑफ कोर्स ये सन से बहुत दूर होगा। यूरेनस का सन से एवरेज डिस्टेंस 2.9 बिलियन किलोमीटर्स है, जो बनता है 19.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम साइंस की लैंग्वेज में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी अगर यूरेनस सन से 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है तो इसका मतलब वो सन और अर्थ से 19 गुना ज़्यादा फासले पर है। अब ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, इसकी अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ तो मैं लाइट की एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों, लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है, जिसे सन से अर्थ तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लगते हैं। अब सोचो यूरेनस पर सनलाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा, तो इसका जवाब है 2 घंटे 40 मिनट। यानी यूरेनस इतना दूर है कि दुनिया की सबसे फास्ट चीज़ को भी उस तक पहुंचने में 2.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है। अब ये तो हो गई लाइट की एग्जाम्पल, बट मान लो कि आपके पास एक स्पेसशिप है और आप यूरेनस पर जाना चाहते हो, तो अब आपको कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है 8 से 14 साल। यानी यूरेनस पर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो इतने साल का राशन स्पेसशिप में नहीं भरा जा सकता, और फिर भी अगर आप पहुंच जाते हो तो आप यूरेनस पर लैंड ही नहीं कर पाओगे। और वो क्यों, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हमें यूरेनस पर लैंड करना है तो हमारे लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि यूरेनस अंदर से कैसा है। दोस्तों, यूरेनस को अंदर से जानने के लिए हम इसे 4 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें हर लेयर के अंदर क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, लेयर 1 0 से 300 किलोमीटर्स गहरी है, जहां टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है और विंड स्पीड 900 किलोमीटर्स पर आवर है। यानी अगर आपकी स्पेसशिप इस लेयर के अंदर आई तो वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगी और हवाएं इतनी तेज़ होंगी कि वो आपकी स्पेसशिप को एक कटी पतंग की तरह उड़ाएंगी। यहाँ स्पेसशिप सिर्फ 2 से 3 मिनट ही सर्वाइव कर पाएगी, उसके बाद वो सॉलिड आइस बनकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट मान लो कि आपकी स्पेसशिप बच गई तो वो पहुंचेगी लेयर 2 में। अब लेयर 2 300 से 5000 किलोमीटर्स गहरी है, जहां कुछ बहुत ही भयानक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कंप्लीट डार्कनेस और अर्थ की सरफेस से 10,000 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर। यानी अगर आपकी स्पेसशिप इस लेयर में आई तो एक तो अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देगा, और दूसरा स्पेसशिप 0 सेकंड्स में ही क्रश हो जाएगी, जैसे डीप ओशन में सबमरीन हो जाती है। बट ये उससे भी भयानक होगा, क्योंकि डीप ओशन में तो प्रेशर 300 से 400 टाइम्स ही ज़्यादा होता है, बट इस लेयर का प्रेशर 10,000 टाइम्स ज़्यादा है, जिसे सुनकर ही डर लगने लगता है। ये लेयर लिक्विड हाइड्रोजन की बनी है, बट फिर भी अगर आपकी स्पेसशिप इस लेयर में सर्वाइव कर जाती है तो आप पहुंचते हो लेयर 3 में। दोस्तों, लेयर 3 में कुछ बहुत ही गहरे राज छुपे हैं, जैसे डायमंड रेन और हॉट आइस। जी हाँ, जैसे ही आप इस लेयर में पहुंचोगे तो ये एक ऐसी जगह है जहां हीरों की बारिश होती है, और ये जगह हॉट आइस से बनी है। यानी ये जगह है तो बर्फ़ की, लेकिन बहुत ही गर्म बर्फ़, जिसे हॉट आइस कहा जाता है। ये लेयर 5000 से 20,000 किलोमीटर्स गहरी है और यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी यहाँ सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। बट फिर भी अगर आपकी स्पेसशिप बच जाती है तो आप पहुँच जाओगे लेयर 4 में, जो है लिक्विड डायमंड ओशन। दोस्तों, ये लेयर यूरेनस का डीप मेंटल है, जो एक पिघले हुए हीरों का समंदर है। यहाँ टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो लगभग सन की सरफेस जितना है। यानी अगर आपकी स्पेसशिप यहाँ आई तो वो या तो इतने हॉट टेम्परेचर से इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगी या फिर पिघल जाएगी हीरों के समंदर में। बट अगर फिर भी इतना काफ़ी ना हो तो यहाँ का प्रेशर अर्थ से 1 मिलियन टाइम ज़्यादा है, जो एटम्स को भी क्रश कर सकता है। यानी ये लेयर तो सबसे भयानक है। अब इस लेयर को पार करने के बाद क्या दिखेगा? दोस्तों, इस लेयर के बाद आप पहुँच जाओगे यूरेनस के कोर तक, जो पत्थर का बना है और उसका साइज़ हमारी अर्थ के बराबर है। अब यूरेनस का कोर पत्थर का क्यों है, इसके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता। हम बस ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यूरेनस के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, जिसने उसके कोर को ठंडा कर दिया था। दोस्तों, सदियों से हमें लगता आया था कि रिंग्स सिर्फ सैटर्न के पास हैं, लेकिन हम गलत थे। जब हमने यूरेनस को करीब से देखा तो हमें यूरेनस के गिर्द भी रिंग्स नज़र आई। और वो कैसी रिंग्स हैं, चलो जानते हैं। दोस्तों, यूरेनस के गिर्द अब तक हम 13 रिंग्स देख चुके हैं, जो एक्सट्रीमली डार्क हैं। यूरेनस की वो रिंग्स 2% से भी कम सनलाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, जो बताता है कि वो कोयले से भी ज़्यादा काली हैं। जहाँ सैटर्न की रिंग्स ब्यूटीफुल और ब्राइट हैं, वहीं यूरेनस की रिंग्स डार्क और इनविजिबल हैं। अब यूरेनस की रिंग्स इतनी डार्क क्यों हैं? वेल, इसके बारे में साइंटिस्ट को भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है
कि वो रिंग्स किसी ऐसे मटेरियल से बनी है जो सोलर सिस्टम का सबसे डार्केस्ट मटेरियल है, जो कार्बन रिच है। अब सोचने वाली बात यह है कि यूरेनस की ये रिंग्स बनी कैसे हैं। तो दोस्तों वैसे तो इस पर बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती हैं, लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है मून डिस्ट्रक्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि यूरेनस के पास शायद 2 मून्स थे जो आपस में टकरा गए थे। उनके टकराने से वो दोनों बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए और फिर उनके पार्टिकल्स ने यूरेनस के गिर्द बहुत ही डार्क रिंग्स बना दी जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। अब दोस्तों यूरेनस के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन एक कहानी मैंने अभी भी डिस्कस नहीं की और वो कहानी है वॉयेजर 2 की। दोस्तों वॉयेजर 2 इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस पर गया। वॉयेजर 2 को हमने 1977 में लॉन्च किया था, जो यूरेनस पर 1986 में पहुंचा, यानी उसे यूरेनस तक पहुंचने में पूरे 9 साल लगे। तो वॉयेजर 2 ने यूरेनस पर पहुंचकर क्या कुछ देखा ये हम डिस्कस करेंगे यूरेनस के पार्ट 2 में। तो अगर पार्ट 2 आ चुका है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर वो अभी तक नहीं आया तो स्क्रीन पर आपको कुछ रैंडम वीडियोस दिख रहे होंगे, जिनमें से आपको जो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर लो। और जाने से पहले मुझे फॉलो और सब्सक्राइब भी करते जाओ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।